गुड मॉर्निंग बच्चों, ये है हमारी सेकेंड क्लास जिसमें मैं आप लोगों को रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म कराऊंगी। ये हमारा चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का सेकेंड पार्ट है। मैं फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी करा चुकी हूँ जिसमें मैंने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कराया है, उसमें मैंने डिफेक्ट्स ऑफ विजन कराया है। अभी हमारा सेकेंड पार्ट है, तो अब देख लेते हैं कि ग्लास प्रिज्म के थ्रू किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। तो एक ग्लास प्रिज्म बनाऊंगी मैं यहाँ पे। ग्लास प्रिज्म बनाया है मैंने यहाँ पे 2D में, और यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, यानी यहाँ पे एक लाइट आ रही है और अब इसको रिफ्रैक्ट होना है थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या होता है, मैंने पहले वाली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर रेयर टू डेंसर मीडियम लाइट ट्रैवल करती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, मतलब स्ट्रेट ना जाकर वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल ट्रैवल करेगी, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट होता है जहां पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है। यहाँ पे बेंड हुई। अब सेकेंड जो बेंड होगी, अब क्योंकि उसको डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाना है, तो डेंसर टू रेयर जाते हैं तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। तो दिस इज द नॉर्मल। इस तरह से इसको स्ट्रेट जाना था, स्ट्रेट जाना था, यहां से जाना था, बट क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, इसलिए लाइट कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी ऐसे जाना था पर नॉर्मल से दूर हो गई। ये है नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो गई। ओके, ये है रिफ्रैक्टेड रे, दिस वन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये है इमर्जेंट रे, यानी लाइट इमर्ज हो रही है। दिस इज द इमर्जेंट रे, इमर्जेंट इमर्जेंट रे। ठीक है, लाइट मतलब जहां पे गई, एंटर की, एंटर करके अब वो एग्जिट कर रही है, तो ये इमर्जेंट रे है। इसके और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आर से रिप्रेजेंट करते हैं इस एंगल को, इस एंगल को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इस एंगल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसी फिनोमेनन के बेस पे हम देखेंगे कि आगे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट कैसे होती है, यानी व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स कैसे स्प्लिट होता है, इसी फिनोमेनन पे देखेंगे। क्या हो रहा है, लाइट यहाँ से जब ट्रैवल करती है तो वो स्कैटर हो रही है, मतलब अगर एक लाइट होगी तो वो बहुत सारी लाइट्स में इसके कॉम्पोनेंट कलर्स में यहाँ से निकल कर आएगी, जिससे हमें उसके कॉम्पोनेंट कलर्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हमें व्हाइट लाइट के मिलेंगे। तो अब वो देख लेते हैं, पहले ये समझ में आ गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। डिस्पर्जन का मतलब है स्प्लिट हो जाना, यानी अगर एक चीज है तो वो डिस्पर्स हो गई, यानी फैल गई। डिस्पर्स होने का मतलब होता है फैल जाना। बायो में भी आपने पढ़ा होगा डिस्पर्जन ऑफ सीड्स, यानी सीड्स का फैल जाना। तो यहाँ पे क्या होता है डिस्पर्जन में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। मतलब जिसका ये बना हुआ है, जैसे व्हाइट लाइट जो है वो जिसकी बनी हुई है उन कलर्स में कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी जब स्प्लिट होती है लाइट तो उसको डिस्पर्जन कहते हैं। डिस्पर्जन के टाइम पे हमें 7 कलर्स मिलते हैं, यानी व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 कलर्स में डिस्प्लेट होती है। तो व्हाइट लाइट splits into 7 different colors, 7 different colors, और ये 7 different colors क्या है, व्हाइट लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एंड दिस बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स, दिस बैंड ऑफ 7 कलर्स, उसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर आपको स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन पूछ ली जाए एग्जाम में तो क्या बोलेंगे, द बैंड of 7 colors, the band of 7 colors is called spectrum। 7 colors का जो बैंड हमें ऑब्टेन होता है आफ्टर डिस्पर्जन थ्रू ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। किसके थ्रू हो रही है, ग्लास प्रिज्म के थ्रू हो रही है। व्हेन व्हाइट लाइट
travels through glass prism, then it splits into 7 colors. It's constituent colors. ठीक है, ये वाला कंसेप्ट क्लियर है. नेक्स्ट देख लेते हैं, समझ में आ गया था. अब डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि व्हाइट लाइट जब ग्लास प्रिज्म के थ्रू ट्रैवल करता है तो क्या होता है, कैसे स्प्लिट होता है और कौन से कलर्स में स्प्लिट होता है. ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है आपको. ओके, तो सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं हम. उसके बाद ये इंसिडेंट रे है. अब ये इंसिडेंट रे जो है ये व्हाइट लाइट है. दिस इज व्हाइट लाइट. ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है ये व्हाइट लाइट की इंसिडेंट रे है. अब क्या होगा, ये व्हाइट लाइट जब इसके थ्रू ट्रैवल करेगी तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितने कलर्स हैं व्हाइट लाइट में, जितने कलर्स हैं उन सबका वेवलेंथ अलग है. व्हाइट लाइट में जितने भी कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं, सारे 7 कलर्स का वेवलेंथ अलग है. और जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, यानी सबसे पहले स्कैटर हो जाएगा. ऐसे सबसे पहले स्कैटर हो जाएगा. उसके बाद उससे कम जिसका वेवलेंथ है उसके बाद स्कैटर होगा, फिर उसके बाद जितना स्कैटर होगा फिर उसके बाद होगा, और ऐसे करके आपको 7 कलर्स यहाँ पे बनाने हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स का ये मैंने दिखाया है. इस तरह से स्कैटरिंग होती है. इस तरह से स्कैटरिंग होती है कि व्हाइट लाइट जो है 7 कलर्स में स्कैटर हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है. और ऐसा क्यों होता है, स्प्लिटिंग क्यों होती है, ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स. ये याद रखना, ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स. जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स है उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है. ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स. ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये स्प्लिटिंग क्यों होती है. अब ये जो हमें बैंड मिलेगा, इस पूरे बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं. और इसका सीक्वेंस क्या होता है, इस तरह से होता है, वी आई बी जी वाई ओ आर. तो जो लास्ट वाला है वो क्या है, वो आर है, यानी रेड है. ये याद रखनी है. लीस्ट वेवलेंथ किसकी है, इसकी मैक्सिमम है. यहाँ मैक्सिमम लिख दीजिए. मैक्सिमम वेवलेंथ रेड की है. और लीस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, जो सबसे नीचे है, यानी वायलेट की जो वेवलेंथ है वो लीस्ट है, यानी सबसे कम वेवलेंथ जो है वो वायलेट कलर की है. तो ये बात याद रहेगी तो आगे जो हम फिनोमेना पढ़ने वाले हैं उसको समझने में आपको आसानी होगी. जिसकी वेवलेंथ कम है वो सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाएगा, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो सबसे कम स्कैटर होगा. ठीक है, नेक्स्ट फिनोमेना पे चलते हैं. के थ्रू एंटर कराया और वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई. ओके, अब इसके जो 7 कलर्स हैं, इन 7 कलर्स को हम दोबारा से व्हाइट, कैसे व्हाइट बनाने के लिए हमें बताया आइजैक न्यूटन ने. ये एक्सपेरिमेंट हमें दिया कि हम क्या कर सकते हैं, इसके सामने जो 7 कलर्स है इसके सामने हम एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख सकते हैं. So we can obtain white color back after dispersion by placing an inverted prism in front of the erect prism, so that we can get the white color back. दोबारा से उल्टा होगा, ये लाइट कंबाइन होंगी और हमें यहाँ पे व्हाइट कलर मिल जाएगा. ओके, क्लियर है ये. डिस्पर्जन ऑफ लाइट फिनोमेना के बेस पे हम ये देख लेते हैं कि कौन सा एक्चुअल नेचुरल फिनोमेना होता है. वो होता है रेनबो फॉर्मेशन. कैसे होता है उसको डिटेल में समझ लेते हैं. तो मैं एक वाटर ड्रॉपलेट बना रही हूँ बड़ा सा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले क्या होता है, जब लाइट रे आती है, और ये ध्यान रखना है कि रेनबो हमेशा कहाँ बनता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन. यानी सनलाइट अगर यहाँ से आ रही है तो रेनबो इधर बनेगा, यहाँ पे बनेगा रेनबो. ओके, तो सनलाइट जैसे ही एक ड्रॉपलेट में एंटर करती है तो यहाँ पे क्या होगा, एक फिनोमेना होगा जिसको कहते हैं रिफ्रैक्शन. यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा. उसके बाद अंदर, क्योंकि ये वाटर ड्रॉपलेट्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, और प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट एंटर करती है तो क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होती है इनटू 7 कलर्स. तो यहाँ पे भी वही होगा. यहाँ पे ये लाइट जब व्हाइट लाइट एंटर करेगी तो यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी, splitting into 7 colors.
ये स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्जन आप सिंपली लिख सकते हैं, डिस्पर्जन। फिनोमेना कौन सा है, सेकेंड फिनोमेना कौन सा होगा, दीज आर द फिनोमेना विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो सबसे पहला रिफ्रैक्शन हुआ, सेकेंड नंबर पे डिस्पर्जन हो रहा है यानी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो रही है इनटू 7 कलर्स। अब क्या होगा, क्योंकि इंटरनली ये एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, ये वाली सारी रेज जो है इस तरह से ये रिफ्लेक्ट करेंगी विथ डिफरेंट कलर्स। ये जो डिफरेंट कलर्स का बैंड है ये अंदर ही रिफ्लेक्ट करेगा, जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और उसके बाद ये एग्जिट करेगा रिफ्रैक्शन के थ्रू और ये हमारी आंखों में लाइट आएगी यानी हमें रेनबो दिखेगा। तो दिस इज द होल फिनोमेना इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। आई होप ये समझ में आ गया है। जिस तरीके से मैंने समझाया है, 3 फिनोमेना आप एग्जाम में लिख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स through water droplet, then it disperses yani splits into 7 colors, and then total reflection, total internal reflection takes place inside the water droplet, and then it comes to our eyes and we can see the rainbow yani 7 colors of light. ओके ये समझ आ गया। इसको 3 इस तरह से 1 2 3 लिखकर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहला क्या होता है, रिफ्रैक्शन हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा, डिस्पर्जन होगा यानी स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स होगा, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो आपको फिर इसमें इजीली मार्क्स में मिल जाएंगे जितने भी मार्क्स का ये पेपर बनेगा, रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इन तीनों को एक्सप्लेन कर देंगे आप। तो ये समझ आ गया है। तो नेक्स्ट फिनोमेना पे चलते हैं। जो नेक्स्ट फिनोमेना हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये समझ लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब है द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब लाइट ट्रैवल करती है यानी सन की लाइट जब ट्रैवल करती है, और क्योंकि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है इट इज मेड अप ऑफ रेयर एंड डेंसर मीडिया, लेयर्स ऑफ रेयर एंड डेंसर मीडिया। मतलब डेंसर मीडिया ये होगा, फिर यहाँ पे रेयर हो सकता है, यहाँ पे डेंसर होगा। तो इस तरह से जब लाइट, सन की लाइट जब यहाँ से ट्रैवल करती है तो वो बेंड करती है, कॉन्टिन्यूसली यहाँ से बेंड करती है इस तरह से, जैसे यहाँ आएगी फिर ऐसे बेंड करेगी फिर ऐसे बेंड करेगी। तो मैं एक रैंडम आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह से लाइट बेंड करती हुई आती है और इस बेंडिंग को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी एटमॉस्फेयर में ये रिफ्रैक्शन हो रहा है ड्यू टू द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स यूनिफॉर्म नहीं है, वो उसमें डेंस एंड रेयर मीडिया है, यानी जो लेयर्स हैं वो डेंसर मीडियम की है, रेयर मीडियम की है, तो इसलिए लाइट इस तरह से बेंड होती है। अब इसमें जो हमें फिनोमेना पढ़ने हैं, क्या क्या फिनोमेना वो हैं जो कि इस बेस पे है, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बेस पे हमें कौन कौन से फिनोमेना पढ़ने हैं। अब जो फिनोमेना हमें पढ़ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बेस पे, वो ये 3 फिनोमेना है और इन्हीं से क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो इससे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, स्टार्स सीन हायर दैन दे एक्चुअली आर, यानी स्टार्स जो है देखने में ज्यादा दूर लगते हैं, जितना वो है नहीं उससे ज्यादा दूर लगते हैं। तो एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा व्हाई, आपको रीजन करना होगा। तो सबसे पहला एक रीजन 1 वर्ड का आपको पता है, दीज ऑल हैपन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही ये तीनों चीजें होती हैं। तो सबसे पहला, stars seen higher than they actually are. Second one is sun appears to rise 2 minutes before and set 2 minutes later. यानी सन के राइज होने से पहले 2 मिनट पहले दिख जाता है और सेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। ऐसा भी क्यों होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अभी मैं सिर्फ 1 वर्ड में बता रही हूँ, इसको क्वेश्चन फॉर्म में हम करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर कैसे लिखना है, 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का। उसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड फिनोमेना है स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट। जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं बट स्टार्स करते हैं ट्विंकल। ऐसा क्यों होता है, अगेन फिनोमेना क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ट्विंकल, यानी स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। तो आपको आंसर कैसे करना है, सबसे पहले मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। डायग्राम में हम ऑब्जर्वर को ऑब्जर्वर है ताकि हमें ड्रॉ करने में मुश्किल नहीं हो और हमें मार्क्स पूरे मिलेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, हमें एक स्टार बनाना है।
अब देखिए स्टार में होता क्या है, अभी यहाँ पे दिखा देंगे हम। जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कम होगा, और जैसे जैसे नीचे आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है तो लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे यानी लाइट वहां से यहाँ आएगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, इसका मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंक्रीजिंग। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने की वजह से यहाँ से जो लाइट आती है वो ऑब्जर्वर तक कैसे आती है, बेंड होकर आती है। लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसी बेंडिंग को अगर हम वर्चुअली एक्सटेंड करते हैं, यानी इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन में बनाना चाहूं तो ये इस तरह से दिखेगा। स्ट्रेट लाइन अगर मैं बनाना चाहूं तो ये जो है, ये वाली जो पोजीशन है ये अपैरेंट पोजीशन है, अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, यानी ये एक्चुअल पोजीशन नहीं है। एक्चुअल पोजीशन स्टार की क्या है, ये है एक्चुअल पोजीशन स्टार की। क्योंकि बेंडिंग होती है तो इट अपीयर्स टू बी, द लाइट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम हियर, इसलिए ये स्लाइटली रेज्ड दिखता है। अगर ये आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आ गया है तो डायग्राम भी आपको अपने आंसर में ड्रॉ करना है और अपना आंसर भी लिखना है। हम आंसर में क्या लिखेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग, आप साथ साथ में लिखते रहे, ट्विंकलिंग ऑफ stars takes place due to atmospheric refraction। ये मेंशन करना, ये टर्म मेंशन करना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये टर्म मेंशन करना आपको नहीं भूलना है, ये टर्म जरूर मेंशन करना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और उसको अंडरलाइन भी कर देना है अपनी आंसर शीट में, ठीक है, सो दैट ये आपको आपके टीचर को चेक करते टाइम इजीली दिख जाए कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बच्चे को पता है। तो ये एटमॉस्फेरिक, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब हमें क्या बताना है कि एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। तो हम क्या बोलेंगे, लाइट coming from star undergoes continuous refraction due to different रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस लिख सकते हैं, या फिर different densities of layers of atmosphere, यानी एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनकी डेंसिटीज अलग अलग हैं, तो उसकी वजह से ये कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन में जाते हैं। अब फिर क्या बताना है, एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है when the light reaches the earth, है ना, as refractive index increases on light reaching the earth, जब लाइट, ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रही हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं समझकर, ठीक है, ऑन लाइट रीचिंग द अर्थ, जब लाइट जो है अर्थ पे आती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है। एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस ऑन लाइट रीचिंग द अर्थ, therefore अब क्या होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है अर्थ की तरफ तो ये बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, therefore it bends towards the normal, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, and hence appears to be twinkling, क्योंकि हर बार क्या है, लाइट रेज जो है बेंड हो रही है तो हमें उसकी पोजीशन क्या है, अलग अलग पोजीशन दिखती है, स्लाइटली रेज दिखती है, जहां है एक्चुअली वहां पे नहीं दिखती है, तो थोड़ी सी रेज दिखती है, उसकी वजह से वो क्या है, वो ट्विंकल करता है क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। नोटेड डाउन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो फर्स्ट फिनोमेना है हमारा वो है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसका क्या मतलब है, इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, जो मैंने इससे पहले भी आपको कराया है फिनोमेना, कि व्हाई डज द सन अपीयर
2 minutes before the sunrise and 2 minutes after the sunset. सनसेट होने के बाद भी दिख रहा होता है 2 मिनट तक और सनराइज से पहले 2 मिनट पहले दिख रहा होता है. ऐसा क्यों होता है? इट हैपेंस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से क्या होता है ये समझिए. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या समझाया था मैंने? बेंडिंग ऑफ लाइट. क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, वैसे वैसे मीडियम जो है वो रेयर बनता जाता है, यानी लाइट होता जाता है, यानी डेंसिटी कम होती जाती है. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हाइट इंक्रीज होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, जहां पे हम हैं वहां से जब हाइट इंक्रीज होगी तो ये क्या होगा, डेंसिटी, इसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है. डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डायग्राम बनाया हुआ है. ये है सन, जहां पे जो एक्चुअली अभी राइज नहीं हुआ है, बिलो द हॉरिजॉन है. ये बिलो द हॉरिजॉन है, इसका मतलब हमें नहीं दिखना चाहिए. पर होता क्या है, इसकी रेज जब आती हैं यहाँ से ट्रैवल करती हैं, तो क्योंकि यहाँ पे रेयर मीडियम है और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही हैं, तो क्या होता है, लाइट कॉन्टिन्यूसली बेंड हो रही है. कहाँ बेंड हो रही है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, क्योंकि रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो इस तरह से लाइट क्या होगी, बेंड होगी, यहाँ से बेंड होगी. और ये हम ऑब्जर्वर हैं जो कि अर्थ के सरफेस पे है, तो हमारे पास लाइट कैसी आ रही है? बेंड होकर आ रही है. जब ये बेंड होकर आ रही है तो एक वर्चुअल इमेज हमारे पास बनती है, यानी इसी बेंडिंग को, ये वाली बेंडिंग को अगर मैं इसको यहां से एक्सटेंड करूं लाइट को, यानी एक वर्चुअली देखूं कि ऐसा लगेगा, इट अपियर्स टू बी कमिंग फ्रॉम हियर, ऐसा लगता है कि वहां से आ रही है, बट एक्चुअली ये लाइट बेंड हो रही होती है. तो इस वजह से बिफोर सनसेट और बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट दोनों ही कंडीशन में बेंडिंग ऑफ लाइट यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये होता है. अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, वो लिख ले. आंसर में क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, एज डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस, और इंक्रीजेस कह दीजिए या डिक्रीजेस कह सकते हैं, ठीक है. एज डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस एज वी गो अप, और जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है तो क्या होगा, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम सन बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर कह सकते हैं, बेंड या फिर टूवर्ड्स द नॉर्मल लिख देते, टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड अपीयर, लाइट रेज जो है दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पोजीशन above the horizon, क्योंकि हम हॉरिजॉन के नीचे जब होता है तो हम नहीं देख सकते, पर ऐसा लगता है कि हॉरिजॉन के ऊपर से आ रहा है तो हम देख सकते हैं. अब वो चाहे सनसेट हो चुका हो या सनराइज से पहले की बात हो, दोनों ही कंडीशन में बिलो द हॉरिजॉन सन होगा. तो क्या होगा, ऐसा लगता है हमें कि वो वहां से लाइट आ रही है और हमें सन दिखता है. 2 मिनट्स का ये डिफरेंस होता है. तो आप ये अपना आंसर लिख सकते हैं. अगर ये समझ आ गया है तो नेक्स्ट फिनोमेना पे चलते हैं. इसको आप पॉज कर ले, नोटेड डाउन, डायग्राम ड्रॉ कर ले. अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है और डायग्राम की हेल्प से ही एक्सप्लेन करना है. डायग्राम देखकर ही टीचर आपको मार्क्स दे देंगे. ओके, नेक्स्ट फिनोमेना स्कैटरिंग ऑफ लाइट देख लेते हैं. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी इसको, ये वो फिनोमेना है जिसमें लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है व्हेन इट स्ट्राइक्स एन ऑब्स्टिकल. अब ऑब्स्टिकल का मतलब है कोई भी रुकावट किसी भी तरीके की, वो वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो कोई एटम हो सकता है, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. किसी भी चीज को जब लाइट स्ट्राइक करती है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है. इसी को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो उसको लिख लेते हैं. स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? इट इज द फिनोमेना, इट इज the phenomena of change in direction of light on striking, यानी जब स्ट्राइक करता है, on striking
एन ऑब्स्टिकल यानी किसी भी ऑब्स्टिकल को, किसी भी रुकावट को जब लाइट स्ट्राइक करती है तो वो क्या करती है, डायरेक्शन को अपने चेंज कर लेती है। अब ऑब्स्टिकल क्या हो सकते हैं, लाइक कोई भी एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं एनवायरमेंट में, इसीलिए स्कैटरिंग होता भी है। डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, ओके, वाटर ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं। तो ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डेफिनेशन। अब ये देख लेते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें नेचर में कहां कहां मिलता है, इससे क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं। जैसे होता है, अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आप एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो ये चीजें कर सकते हैं। अब मैं इनको डिटेल में करवाती हूँ। हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बेसिस पे मैंने ऑलरेडी आपको लिखा रखा है कि टिंडल इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बेसिस पे हमें ऑब्जर्व होता है। तो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट को क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड, यानी कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलॉइड के पार्टिकल्स मैं आपको याद दिला दूं, कोलॉइड के पार्टिकल्स जो है उनका साइज इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन होता है, यानी सस्पेंशन का साइज बड़ा होता है, सॉल्यूशन का साइज छोटा होता है। कोलॉइडल पार्टिकल्स आर बिग इनफ इन साइज टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, यानी बहुत छोटे भी नहीं होते हैं, दे आर इन द इंटरमीडिएट कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो टिंडल इफेक्ट किसको कहते हैं, इट इज द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द, इसको सिंपली लिख लेते हैं, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट through colloidal solution, through colloidal solution by its particles, by its particles. So the colloidal solution के particles होते हैं, they make the path of light visible, यानी उनकी वजह से जो path of light होता है वो visible हो जाता है। ये मैं 9th का बता रही हूँ, 9th में आपको ये कराया गया है सोल्यूशन कोलॉइड एंड सस्पेंशन। तो कोलॉइडल के ये जो इफेक्ट दिखता है, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये आपने देखा होगा जब आपके रूम में अगर कोई एक होल है और वहां से एक लाइट आ रही है, अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो उसका वो जो पाथ होता है वो विजिबल होता है और उस पाथ में आपको डस्ट पार्टिकल्स ऐसे मिल सकते हैं। ये आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो कहीं पे आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने रूम की सारी लाइट्स बंद करके, अगर कहीं पे कोई छोटा सा होल और वहां से लाइट एंटर करती हो तो ये आपको बहुत इजीली दिख जाएगा। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये आपको फॉरेस्ट की कैनेपी में भी दिखेगा। एग्जांपल में आप फॉरेस्ट कैनेपी लिख सकते हैं, फॉरेस्ट कैनेपी। फॉरेस्ट कैनेपी में कैसे दिखेगा, जैसे फॉरेस्ट का जो कैनेपी क्या होता है, ऊपर का जो एरिया होता है फॉरेस्ट में, जो ट्रीज होते हैं वो सारे एक मिल जाते हैं, वो एक फॉरेस्ट के टेरेस की जैसा बना लेते हैं, क्लियर बना लेते हैं। उसमें जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उनसे जब सनलाइट आती है ना तो उसमें भी ऐसा ही फिनोमेना दिखता है, उसमें भी टिंडल इफेक्ट दिखता है। और ये डस्ट पार्टिकल्स की वजह से हो सकता है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से भी हो सकता है। अब ये देख लीजिए, तो क्या होता है, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज फार फ्रॉम द अर्थ, यानी हॉरिजन के पास होता है। जब हॉरिजन के पास होता है तो सबसे दूर होता है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। इसको समझ कर करेंगे तो जल्दी याद रहेगा, जल्दी याद होगा और याद रहेगा ज्यादा टाइम के लिए। तो ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन is near the horizon, near the horizon। अब क्योंकि horizon के पास होता है, therefore near the horizon, therefore far from the earth, यानी अर्थ से दूर होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, when सनलाइट, जब सनलाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, when sunlight travels through the atmosphere, all the lights scatter away, यानी सारी की सारी क्या हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं। अभी इसको समझाती हूँ, स्कैटर अवे एंड ओनली
and only red light, which is the least scattered one, which is the least scattered, which is the least scattered one, reaches our eyes, reaches our eyes. यानी जो सबसे कम स्कैटर होने वाली जो लाइट है वो हमारी आंखों तक पहुंच जाती है. होता क्या है, जैसे सारी लाइट्स हैं तो विब्ग्योर में VIBGYOR, तो क्या है, ये स्कैटर हुई, हो गई, ये हो गई, ट्रैवल करते टाइम ये स्कैटर हुई, ये स्कैटर हुई, ये हुई, और यहाँ तक सारी लाइट स्कैटर हो गई क्योंकि ये लीस्ट स्कैटर्ड लाइट है ज्यादा वेवलेंथ होने की वजह से. तो लीस्ट स्कैटर्ड है तो ये लास्ट में स्कैटर होती है, और जब तक सन की लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है तब तक ये वाला कलर ही बचता है, इसलिए ये कलर हमारी आंखों पे दिखता है और हमें सन जो है वो रेड कलर का दिखता है. ऑफ लाइट से वो है व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू, यानी डे टाइम में हमें स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखता है. तो इसका भी रीजन क्या होगा, इसका रीजन भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा. ये जरूर आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो मेंशन करना है. टिंडल इफेक्ट में भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट था, यहाँ पे भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है. तो यहाँ पे क्या होगा, दिस हैपेंस, आंसर क्या लिख सकते हैं, दिस हैपेंस due to scattering of light, लाइट के स्कैटर होने की वजह से होता है. अब इसमें होता क्या है, ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर करती है, तो इसमें आप बताएंगे ब्लू लाइट स्कैटर्स the most, and also and our eyes are more sensitive to blue light as compared to and इंडिगो. यानी इसका क्या मतलब है, क्योंकि 7 कलर्स होते हैं, वेब ग्योर, ये कलर्स होते हैं, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है, यानी ये स्कैटर हो गया, फिर उससे बड़ी उससे ज्यादा वेवलेंथ इंडिगो की होती है, फिर उससे ज्यादा वेवलेंथ ब्लू की होती है. तो क्योंकि वायलेट और इंडिगो से हम इतना सेंसिटिव भी नहीं और ये स्कैटर अवे हो जाती है, तो इसलिए जब ब्लू लाइट स्कैटर होती है तो वो हमें दिखती है. अब तक ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड स्कैटर नहीं हुई है. दैट इज वाई डे टाइम में हमें जो कलर दिखता है स्काई का वो ब्लू कलर दिखता है. तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है वेवलेंथ की, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती है वो उतना कम स्कैटर करता है. ओके, तो रेड लाइट उतना ही कम स्कैटर करता है. दैट इज वाई जो रेड लाइट्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं. रेड लाइट को रेड कलर क्यों बोलते हैं, ताकि वो दूर से दिख जाए, क्योंकि वो स्कैटर नहीं होगा तो वो कंडेंस्ड रहेगा और वो दूर से हम देखेंगे तो इजीली उसको देख सकते हैं.